Ninth chemistry chapter number 8 periodic table and periodicity topic 8.4 variation of periodic properties in periods and groups। एटॉमिक रेडियस को आप लोग डिटेल के साथ देख चुके। अब हम लोग देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स में ये किस तरह से वेरी करती है। तो जैसे नाम से जाहिर है ये हमारे पास एक एनर्जी है। किस चीज़ की एनर्जी है? ये आयोनाइजेशन की एनर्जी है। और आयोनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस को आप कहते हैं आयोनाइजेशन। आयंस बनाने के प्रोसेस को आप नाम देते होते हैं आयोनाइजेशन का। और आयन को आप लोग डिटेल के साथ देख चुके हैं। ये हमारे पास ऐसा एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो। चार्ज मीन्स हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मीन्स हमारे पास उसमें अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटी मौजूद हो। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को आप लोग क्या नाम देते होते हैं? आप लोग कैटाइन का नाम देते होते हैं। और नेगेटिव चार्ज वाले को आप लोग एनाइन का नाम देते होते हैं। दोनों का फॉर्मेशन का प्रोसेस आप लोग देख चुके हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को आप लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन किस तरह से है? आयोनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। तो अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर है तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? उसको आइसोलेटेड होना चाहिए, मीन्स अलग होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। और सेकेंडली उसको गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स एक्साइटेड फॉर्म में होना उसका ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी होगी तो आप लोगों को एक एटम लेना पड़ेगा जो अलग हो, जो किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, आइसोलेटेड हो, और दूसरा यहाँ पे गैशियस फॉर्म में हो, वो एक्साइटेड फॉर्म में उसका होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। तो लूजली बाउंड आप कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस से ज़्यादा उसका अट्रैक्शन ना हो, न्यूक्लियस से दूर हो। तो इसको हम किस तरह से समझते हैं? हम लोग यहाँ पे एक एटम ले लेते हैं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। और इसकी शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एम शेल में लास्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और इसका अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसके न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होंगे, 11 प्रोटॉन मौजूद होंगे। देन हमारे पास सेकंड शेल में आपको पता है 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एंड हमारे पास एल शेल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एंड लास्ट शेल एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमने मतलब समझना है कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप चेक करें, सोडियम एटम हमने लिया हुआ है, इसके एम शेल में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो न्यूक्लियस से आप चेक करें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस की जो फोर्स है, अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये मोस्ट लूजली बाउंड होगा, इसको न्यूक्लियस जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा कि हमने क्या करना है? सोडियम एटम एक ले लिया, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में ले लिया, और इसमें एक मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस शेल में मौजूद है। और आपने क्या करना है? इसको कुछ एनर्जी देनी है, और एनर्जी दे के यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। उस एनर्जी को आप कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगी? वो इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी।
मीन्स हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप नाम देते होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसको अगर आप लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपने यहाँ पे कैटाइन एनाइन बनाना सीखा हुआ है कि हमारे पास सोडियम है, इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा दें तो हमारे पास Na+1 यहाँ पे कैटाइन बनता होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज आता है उसको आप डेल्टा H कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ये सोडियम के लिए 496 किलो जूल पर मोल के ये बराबर होती है। देन यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एटम ले लेते हैं और वो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है और इसकी शेल्स में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में 8 होंगे, एम शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और इसका अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये किस तरह से होगा, सेंटर में अगेन हमारे पास एक न्यूक्लियस मौजूद होगा जिसमें 12 प्रोटॉन होंगे। देन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। देन एल शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। एंड लास्ट शेल में एम शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो अब आपने क्या करना है, मैग्नीशियम एटम ले लिया है, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में इसको ले लिया है और इसके वैलेंस शेल में आप चेक करें, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग देखें न्यूक्लियस से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो जब आप लोग क्या करेंगे, इस पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाएंगे, एनर्जी देंगे, उसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। मीन्स हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम एटम था, इसमें से आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया है तो Mg1 पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है +737 किलो जूल पर मोल के बराबर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब आप चेक करें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिया है, ये हमारे पास बन गया है Mg+1, यहाँ पे ये कैटाइन मौजूद है। तो अब भी यहाँ पे आप चेक करें, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके वैलेंस शेल में मौजूद है जो कि मोस्ट लूजली बाउंड है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन पे लग रही थी वो फोर्स भी अब सारी की सारी इस इलेक्ट्रॉन पे लग जाएगी। मीन्स हमारे पास अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक बाकी रह गया है इस पे सारी की सारी न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगी जो उस इलेक्ट्रॉन के हिस्से के भी थी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर रिमूव करवाना चाहेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डबल एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप नाम देंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। और ये एनर्जी हमारे पास पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि पहले के इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स लग रही थी वो अब सारी की सारी इस एक इलेक्ट्रॉन पे लग जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह
तरह से लिखेंगे, Mg पॉजिटिव 1 में से आपने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा दिया तो आप कहते हैं Mg2 पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास कैटाइन बनता होता है। और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू किसके बराबर आती है, ये हमारे पास डबल हो जाती है फर्स्ट के और 1450 किलो जूल पर मोल के ये बराबर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं कि ये पीरियड्स और ग्रुप में किस तरह से वेरी करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड अलोंग पीरियड। मीन्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने सेकेंड पीरियड के यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स लिख लिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम है, देन बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड लास्ट वन हमारे पास नियॉन है। तो एटॉमिक साइज का आप लोगों ने ट्रेंड देखा था कि हमारे पास लेफ़्ट से राइट जब आप लोग पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, ये डिक्रीज़ करता होता है। डिक्रीज़ क्यों करता होता है कि आपने कहा था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज़ करता है और हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ होगा, जिससे एटम कोलैप्स कर जाता है, श्रिंक करता जाता है। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोगों ने डिटेल के साथ समझा है। मीन्स हमारे पास वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहाँ पे, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप नाम देते होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहाँ पे लिथियम में आप चेक करें कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर है। मीन्स हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन इस पे कम लगेगी और एनर्जी भी आप लोगों को कम चाहिए होगी कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते जाएं। और इसके ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन को देख लें तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ये न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा फोर्स से इसको पकड़े हुए होता है। तो मीन्स हमारे पास जिसमें साइज़ छोटा होता है वहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और जहाँ पे साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस के दूर हो जाता है, तो एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। तो लेफ़्ट से राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे पास मुश्किल होता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है ये आहिस्ता आहिस्ता आप चेक करें कम होता जाता है। इस वजह से आप कहते हैं कि लेफ़्ट से राइट क्या होगा, लेफ़्ट से राइट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, ये इंक्रीज़ करती जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है। इसको आप इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी जब आप लेफ़्ट से राइट यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास किलो जूल पर मोल में। लिथियम के लिए 520 है, बेरिलियम के 899 है एंड बोरान के लिए 801 है। तो आप चेक करें आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारे पास इंक्रीज़ करती जा रही है। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं। ग्रुप्स आपको पता है जब आप टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 के सारे मेंबर यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। और एटॉमिक साइज़ का आप लोगों ने ट्रेंड देखा था कि टॉप से बॉटम जब आप मूव करते हैं तो हमारे पास पीरियड नंबर इंक्रीज़ करता है और पीरियड नंबर इंक्रीज़ करता है मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर
करता है। अब हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे चेक करें, लिथियम है और इसका हमारे पास साइज छोटा सा है और इसके वैलेंस शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाया जा सके। देन सोडियम में चेक करें, ये आउटर मोस्ट शेल हमारे पास थोड़ा सा दूर हो गया है और यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो लिथियम के मुकाबले में आप लोगों को थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा। देन पोटाशियम में आप चेक करें कि ये शेल हमारे पास और ज़्यादा दूर हो गया है, मीन्स हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पे सोडियम से ज़्यादा आसान हो जाएगा। देन रुबिडियम में चेक करें, ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया है, न्यूक्लियर फोर्स और ज़्यादा कम हो गई है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी यहाँ से आसान होगा। एंड देन सीजियम में आप चेक करें कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ पे वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हैं कि 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए होगी लिथियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देन सोडियम के लिए आपको 496 कम एनर्जी चाहिए होगी, एंड देन पोटाशियम के लिए 419, रुबिडियम के लिए 403 एंड सीजियम के लिए 377। मीन्स हमारे पास टॉप से बॉटम जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो हमारे पास कम होती जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी भी कम चाहिए होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जा सके। इसको आप इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉप से बॉटम ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, ये हमारे पास डिक्रीज करती होती है।